जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर है। आज जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। बात करेंगे उन परिस्थितियों की, उन मुश्किलों की जिनसे गुजरकर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने न केवल ब्रिटिश इंडिया का विभाजन किया था, बल्कि इसके सेक्शन 7 की क्लॉज बी के अंतर्गत देश की लगभग 565 रियासतों का भविष्य भी अधर में लटक गया था, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% में फैली थी। क्लॉज 7 बी में लिखा था, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटेन के सम्राट का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा और सम्राट तथा भारतीय राजाओं के बीच हुए सभी संधि समझौते निरस्त हो जाएंगे। इस तरह 15 अगस्त 1947 को सभी रियासतें ब्रिटेन के आधिपत्य से तो आज़ाद हो जानी थीं, पर आगे उनका भविष्य क्या हो, इस बारे में उस एक्ट में कुछ स्पष्ट नहीं था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अनुसार भारत में केवल ब्रिटिश इंडिया का वह भाग शामिल था जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। रियासतों को इन दोनों से बाहर रखा गया था। हां, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 4 में प्रोविजन था कि रियासतों के भारत में विलय पर रोक भी नहीं है, परंतु इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी और कौन इस बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम था, इसके बारे में एक्ट मौन था। भारत का मानना था कि इन रियासतों के पास केवल 2 विकल्प थे, या तो वे भारत में विलय करें या पाकिस्तान में। जो रियासतें भारत की सीमाओं के भीतर स्थित थीं, वे भारत में विलय करती, और जो पाकिस्तान की सीमाओं के बीच में आती, वे पाकिस्तान के साथ जाती। जिनकी सीमाएं दोनों डोमिनियन के साथ लगती थी, वे जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ जा सकती थी। उधर जिन्ना का कहना था कि रियासतों के पास अलग स्वतंत्र रूप में रहने का भी विकल्प खुला था। असल में उनकी मंशा थी कि भारतीय सीमाओं के भीतर स्थित सैकड़ों रियासतों के शासकों को स्वतंत्रता का सपना दिखाकर उकसाया जाए, जिससे भारत में अस्थिरता हो और भारत खंडित रहे। उनकी बातों का कुछ राजाओं और नवाबों पर असर भी हुआ। बहरहाल सरदार पटेल और अन्य के दिन रात के प्रयासों से 15 अगस्त 1947 तक अधिकांश रियासतों का भारत में विलय हो चुका था। 3 का मामला उलझा था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। पर आज बात करेंगे केवल जम्मू कश्मीर की। भारत के आजाद होने पर रियासतों का भारत में विलय कैसे हो, इसके लिए एक मंत्रालय का गठन हुआ, जिसके मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के गृह मंत्री भी थे। रियासती मामलों के मंत्रालय में सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, जो एक अनुभवी आईसीएस अफसर थे। इनके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। एक और सज्जन थे जिनका नाम था वीके कृष्ण मेनन, जो भारत चीन के बीच वर्ष 1962 में हुए युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री थे और बड़े विवादास्पद रहे थे। मैं बात कर रहा हूं वीपी मेनन की, जो बहुत कर्तव्यपरायण और सम्मानित अधिकारी थे। सरदार पटेल को उन पर बड़ा भरोसा था, इसलिए उन्हें रियासती मंत्रालय का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। मेनन ने एक पुस्तक लिखी थी, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, जो रियासतों के भारत में विलय पर बहुत ही प्रमाणिक दस्तावेज है। जम्मू कश्मीर के संबंध में मेनन लिखते हैं, जून 1947 के तीसरे सप्ताह में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन श्रीनगर गए और 4 दिन वहां ठहरे। उन्होंने महाराजा हरि सिंह को भारत और पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय कर लेने के लिए मनाने की कोशिश की। माउंटबेटन ने हरि सिंह को यहां तक कह दिया कि यदि वे पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो इसमें सरदार पटेल को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, पर महाराजा हरि सिंह न तो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पर बने पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार थे और ना ही भारत के साथ। वे जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र देश और स्वयं को उसका शासक देख रहे थे। जब महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ विलय नहीं किया, तो 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को धमकाना शुरू किया।
हालांकि भारत की ही तरह पाकिस्तान के साथ भी जम्मू कश्मीर ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, फिर भी जम्मू कश्मीर को खाद्य पदार्थों, पेट्रोल और अन्य आवश्यक सामान की आपूर्ति बंद कर दी गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की सीमा पर हिट एंड रन की रणनीति के तहत पाकिस्तान की ओर से निरंतर रेड्स होने लगी। इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कश्मीर पर कब्जा करना। 21-22 अक्टूबर 1947 की रात को आधुनिक हथियारों जैसे मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन और मोर्टार से लैस हजारों पाकिस्तानी कबायली जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देते हैं। पाकिस्तानी फौज ने इनको न केवल प्रशिक्षण, संरक्षण और सहयोग दिया था, बल्कि पाक सेना के अधिकारी और सैनिक इनमें खुद शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान अपने सैनिकों के शामिल होने से इनकार कर रहा था, परंतु बाद में पता चला कि उन लुटेरे आक्रांताओं का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का एक मेजर जनरल अकबर खान था, और मदद करने वालों में मोहम्मद जमा कियानी भी शामिल थे, जो कुछ वर्ष पहले तक भारत को आज़ाद कराने के लिए नेताजी सुभाष की आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे, बड़े पद पर रहे थे। परंतु बंटवारे ने सब कुछ बांट दिया था। जिन दिनों कश्मीर में कबायली हमला हुआ, उन दिनों जिन्ना का प्राइवेट सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद श्रीनगर में था, जिसे कुछ दिन बाद भारत की सेना ने गिरफ्तार किया और पाकिस्तान भेज दिया। जिन्ना भी उन दिनों पाकिस्तान की तब की राजधानी कराची में ना होकर लाहौर में थे, जो कश्मीर के निकट था। इन सब घटनाओं का एक साथ होना कोई संयोग नहीं था। खैर, हम विषय पर लौटते हैं। कबायली भेड़ियों ने सबसे पहले गढ़ी और दोमेल पर कब्जा किया और कुछ ही देर में वे मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए। वहां आक्रांताओं ने जमकर लूटपाट, आगजनी, नरसंहार, बलात्कार किए। उन बर्बर वहशियों ने न केवल हिंदुओं को अपना शिकार बनाया था, बल्कि मुसलमानों को भी नहीं बख्शा था। उस समय मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर रियासत की सेना की 4th बटालियन तैनात थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह। इस बटालियन के आधे सैनिक मुसलमान थे और आधे डोगरा हिंदू। अब तक इस बटालियन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा था और किसी भी तरह के सांप्रदायिक प्रभाव से अछूती थी, लेकिन बंटवारे से पैदा हुए मजहबी उन्माद ने इस बटालियन के मुसलमान जवानों के दिलों में भी जहर भर दिया था। नतीजा ये हुआ कि सभी मुसलमान सैनिकों ने अपनी ही सेना को धोखा दिया और पाकिस्तानी आक्रांताओं से हाथ मिला लिया। साथियों की गद्दारी के बावजूद कर्नल नारायण सिंह ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार अपनों की ही गोली का शिकार हो गए। वीपी मेनन लिखते हैं, इससे कुछ दिन पहले ही महाराजा हरि सिंह ने नारायण सिंह से पूछा था, क्या वे बटालियन के 50% मुसलमानों की निष्ठा पर विश्वास कर सकेंगे? तब नारायण सिंह ने कहा था, डोगराओं से भी अधिक। यहां यह बता देना भी उचित होगा कि भले ही सेना में शामिल मुसलमान पाकिस्तानियों से जा मिले थे, पर जम्मू कश्मीर का अधिकतर आम मुसलमान पाकिस्तानियों से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लाठियां लिए सड़क पर खड़ा था। इसके बाद पाकिस्तानी घुसपैठिए बारामूला की ओर बढ़े। उनकी संख्या 5000 से अधिक थी और J&K फोर्सेस के मुसलमान भी उनके साथ शामिल हो चुके थे। उनका अगला निशाना था उरी। जब जम्मू कश्मीर सेना के प्रमुख ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को इसकी खबर मिली, वे लगभग 150 सैनिकों को साथ लेकर उरी की ओर चल पड़े। 2 दिन तक वहां उन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया था। जब पूरी तरह घिर चुके तो दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने उरी के पुल को तोड़ दिया था। आखिरी दम तक लड़ते हुए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उनके साथी शहीद हो गए। 24 अक्टूबर को आक्रांताओं ने महुरा पावर हाउस पर कब्जा कर लिया था, जहां से श्रीनगर को बिजली की आपूर्ति होती थी। श्रीनगर अंधेरे में डूब गया था। पाकिस्तानियों ने घोषणा की कि वे 26 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचकर ईद मनाएंगे। 24 अक्टूबर की शाम को ही हालात से मजबूर महाराजा हरि सिंह ने भारत की सरकार से सैन्य मदद की मांग की। 25 अक्टूबर को दिल्ली में डिफेंस कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता की गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने। निर्णय हुआ कि जम्मू कश्मीर के सही हालात का आकलन करने के लिए वीपी मेनन को वहां भेजा जाए। मेनन उसी दिन थल सेना और वायु सेना के कुछ अधिकारियों के साथ श्रीनगर पहुंच गए। वहां एयरपोर्ट पर शमशान जैसी खामोशी थी।
हवाई अड्डे से श्रीनगर तक का रास्ता एकदम वीरान और सुनसान पड़ा था। मेनन सीधे जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन के घर पहुंचे। फिर दोनों महाराजा हरि सिंह के महल में गए। हरि सिंह बिल्कुल हताश हो चुके थे। रियासत की फोर्सेस लगभग समाप्त हो चुकी थीं। अगले 1-2 दिन में आक्रमणकारियों के श्रीनगर पहुंचने की आशंका थी। मेनन लिखते हैं, पिछली बातों को दोहराने और महाराजा को उनकी निष्क्रियता के लिए दोष देने से कोई लाभ नहीं होने वाला था। उन्हें और उनके परिवार को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना बहुत जरूरी था। मैंने उन्हें परिवार और कीमती सामान सहित तुरंत श्रीनगर छोड़कर जम्मू चले जाने की सलाह दी। उसी रात महाराजा अपने परिवार सहित जम्मू के लिए निकल पड़े। 26 अक्टूबर को सूर्य की पहली किरण के साथ ही मेनन भी श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच गए। पर अब वहां का नजारा अलग था। वहां लोगों की भीड़ थी जो किसी भी तरह श्रीनगर से सुरक्षित बाहर निकलना चाहते थे। वीपी मेनन लिखते हैं, मैं जो ही विमान में सवार होने लगा, एक हिंदू महिला अपनी 2 लड़कियों के साथ दौड़कर मेरे पास आई और रोते हुए मुझसे प्रार्थना की कि मैं उसकी दोनों बेटियों को दिल्ली ले जाऊं। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटियों के साथ भी वैसा ही न हो जैसा हजारों कश्मीरी महिलाओं के साथ हुआ था। मेरे पास उनकी बात मान लेने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वीपी मेनन के दिल्ली पहुंचते ही डिफेंस कमेटी की फिर बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि सैनिक मदद तभी दी जा सकती है जब जम्मू कश्मीर के महाराजा रियासत का भारत के साथ विलय कर दें। यह विलय सशर्त होगा और पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर से बाहर खदेड़ने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता की राय से इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ऐसा करना शायद भारत की व्यवस्था रही थी, क्योंकि इससे पहले जूनागढ़ में भारत ने ऐसा ही किया था, तब जब जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में करने की घोषणा की थी। यह बात और है कि आगे चलकर यह शर्त भारत को बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मीटिंग समाप्त होते ही मेनन उसी दिन जम्मू पहुंच गए। जब मेनन वहां पहुंचे तो महाराजा हरि सिंह सोए हुए थे। वे श्रीनगर से पिछली पूरी रात कार द्वारा यात्रा करके जम्मू पहुंचे थे। उन्हें जगाया गया। मेनन ने महाराजा को भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया। महाराजा ने तुरंत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। उन्होंने उसी समय भारत के गवर्नर जनरल को पत्र लिखकर तुरंत सैनिक मदद की भी मांग की। उन्होंने मेनन को बताया, मैं अपने एडीसी को यह कहकर सोया था कि यदि मेनन लौट कर आ जाते हैं तो मुझे जगाना नहीं बल्कि चैन से सोने देना, क्योंकि उनके आने का अर्थ होगा कि भारत सरकार की मदद आ रही है और सब ठीक हो जाएगा। परंतु यदि मेनन नहीं आते हैं तो समझना कि सब खत्म हो चुका है और तब मुझे सोते हुए ही गोली मार देना। वीपी मेनन महाराजा द्वारा साइन किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर उसी समय फिर दिल्ली के लिए चल पड़े। दिल्ली हवाई अड्डे पर सरदार पटेल मेनन का इंतजार कर रहे थे। वे सीधे डिफेंस कमेटी की मीटिंग के लिए दौड़े जो उसी रात होनी थी। मीटिंग में महाराजा हरि सिंह द्वारा साइन किए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को स्वीकार करने का निर्णय हुआ, जिस पर आज ही के दिन यानी 27 अक्टूबर भारत सरकार की ओर से गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। सामने स्क्रीन पर यह इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं। अगस्त के महीने में टाइप हो गया था, लेकिन महाराजा ने साइन किए 26 अक्टूबर को। उन्होंने 2.5 महीने खराब कर दिए थे। इस इंस्ट्रूमेंट के पृष्ठ 1 को देखिए। महाराजा का टाइटल कितना लंबा है। जितनी जगह इसके लिए छोड़ी गई थी उसमें समा नहीं पा रहा। शायद इसी सामंती सोच के कारण ही 2.5 महीने की देरी हुई थी और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। उसी मीटिंग में निर्णय ले लिया गया कि अगली सुबह होते ही भारतीय सेना की एक बटालियन विमानों द्वारा श्रीनगर भेज दी जाएगी। दिल्ली के पास ही गुड़गांव में एक सिख बटालियन मौजूद थी, जिसे श्रीनगर भेज दिया गया। इस बात का भय बना हुआ था कि जब तक सेना श्रीनगर पहुंचेगी हवाई अड्डे पर आक्रमणकारियों का कब्जा ना हो चुका हो। परंतु सुबह 10:30 पर दिल्ली को सूचना मिली कि पहला विमान सकुशल श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतर गया है। भारतीय सेना के वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर जम्मू कश्मीर को बचा लिया था। आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं।
आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।